मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की तीखी प्रतिक्रिया। मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह बयान न केवल सेना और महिला गरिमा का अपमान है बल्कि देश की बेटियों का भी अपमान है। जीतू ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से विजय शाह को बर्खास्त करने और बीजेपी से सार्वजनिक माफी की मांग की है। कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस ने इसे सेना और महिलाओं का अपमान बताते हुए विजय शाह की बर्खास्तगी और बीजेपी से माफी की मांग की है। विवादित बयान के बाद विजय शाह की सफाई। पहलगाम घटना से मन दुखी था। इसी विचलित मन में अगर कुछ बयान निकल गया तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। सोफिया बहन मेरी सगी से बहन से बढ़कर है। मेरा उनको और सेना को सैल्यूट है। कांग्रेस के बयान पर मुझे कुछ नहीं कहना है। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाले का। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो कुछ ना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाए कि देश सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली। जो अपने हाथ लेकर के आए, जो अपने हाथ घर छोड़ के आए, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अपने हाथ यहाँ लेकर के आए, दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के लिए एक बार जोरदार ताली ठोक। आप सब इस धूप में समाज के लिए काम करने आए, उन्हें इस विचारधारा को प्रणाम करता हूँ। इस विचारधारा में जितने लोग लगे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। और इसी के साथ दीदी को और आपको आश्वस्त करता हूँ, हम फिर आएंगे। अच्छा मंदिर बनाएंगे, अच्छा तालाब बनाएंगे, अच्छा सामुदायिक भवन बनाएंगे। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। अपमान है ही, पर यह देश का भी अपमान है। तो ऐसा मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो देश का अपमान करता है, बेटियों के लिए, ऐसी बहादुर बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए जो सीमा पे सेना में काम करते हुए देश की रक्षा करती है, उनके लिए इतने निंदनीय शब्द कहते हैं, वो क्या मंत्रिमंडल में बने रहने लायक है? और अगर भारतीय जनता पार्टी ये उनका बर्खास्त नहीं करती है, मोहन यादव जी बर्खास्त नहीं करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि पूरी बीजेपी उनके इस बयान से सहमत है क्या? और अगर सहमत नहीं है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उनको मंत्रिमंडल से इसी वक्त बाहर किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती, मैं नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखूंगा, देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं हमारे रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा और मोहन यादव जी और बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन सबको चिट्ठी लिख रहा हूँ
कि ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि एक मंत्री ने जो बयान दिया है वो सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है। अगर उस बयान पे वो कायम है और आप उससे सहमत हैं, वो मंत्रिमंडल में हैं, तो क्या बीजेपी की भाषा है वो? और अगर नहीं है तो उनको बर्खास्त करें। अभी बयान आया उनका। सोशल मीडिया ने हमारे बयान को, और वो बयान भी क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। एक तो मिलिट्री की जो घटना, मिलिट्री वालों के भेष में आकर के और उन्होंने जिस तरीके से हमारे भाई बहनों को उनकी पिता के सामने, उनके माँ के सामने, बेटों के सामने कपड़े उतार उतार के और धर्म पूछ पूछ के और उनकी जिस तरीके से निर्मलता की हत्या की गई, उस दिन से मन विचलित है, दुखी है। मेरे पूरे परिवार में कई लोग मिलिट्री में रहे, पूरा मिलिट्री का मेरा बैकग्राउंड है, कई लोग शहीद हुए हैं, कारगिल के समय भी शहीद हुए हैं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज़्यादा सम्मानित है। मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इतना सा भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता। ठीक। और अब अगली खबर श्योपुर से आ रही है। श्योपुर जिले के वीरपुर तहसील के काऊपुरा घाट पर खुलेआम हो रहा चंबल रेत उत्खनन। ग्वालियर अंचल की बात की जाए तो पूरे ग्वालियर अंचल में रेत माफिया पूरी तरह सक्रिय दिखाई देते नजर आते हैं। ऐसा ही एक मामला आज श्योपुर जिले की वीरपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले काऊपुरा का सामने आया है, जिसमें रेत माफिया खुलेआम चंबल के रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि यह वायरल वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं रेत माफियाओं की बात करें तो उनके पूरे ग्वालियर अंचल में पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। ग्वालियर अंचल के थानों की बात की जाए तो 3,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की एंट्री फीस पुलिस के द्वारा रेत माफियाओं से ली जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वीरपुर थाने के सामने से ट्रैक्टर और डंपर पुलिस की नजरों के सामने से निकलते हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर सही से कार्रवाई की जाए तो श्यामपुर रेलवे स्टेशन पर ब्रॉड गेज रेल लाइन का काम चल रहा है, उसमें खुलेआम चंबल का रेत लगाया जा रहा है। उसके बाद भी प्रशासन आंखें बंद करके कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। ग्वालियर अंचल के थानों की बात की जाए तो सभी थानों की कमाई ज्यादातर रेत माफियाओं से एंट्री लेने के एवज में होती है। राजनीतिक दबाव कहें या कहा जाए, सत्ताधारी नेता और प्रशासन की मिलीभगत से ही रेत का काला कारोबार खुलेआम होता है, क्योंकि रेत माफियाओं से होने वाली वसूली से ही सबका पेट भरता है। इसलिए रेत माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते। यूनुस खान, सभाग ब्यूरो, ग्वालियर। पूर्णिमा उत्सव समिति टांडा के द्वारा नगर के प्राचीन नरसिंह मंदिर पर प्रति माह की पूर्णिमा पर अखंड रामायण जी का 5 रामायण जी की आरती, भगवान हनुमान जी का आकर्षक चोला श्रृंगार कर प्रसादी के रूप में भंडारे का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें, पूर्णिमा उत्सव समिति के द्वारा प्रतिमा की पूर्णिमा पर भगवान हनुमान जी का आकर्षक चोला श्रृंगार किया जाता है। इस बार टांडा के नन्हे से पालक पवन शर्मा एवं रुद्राक्ष राठौर के द्वारा भगवान हनुमान जी का मनमोहन चोला श्रृंगार किया गया, जिसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। पूर्णिमा के इस महान पर्व पर संध्याकालीन भगवान जी की आरती कर प्रसादी वितरण कर आए हुए नगर के समस्त धर्म प्रेमी जानने के लिए महाप्रसादी के रूप में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में नगर के धर्म प्रेमी जनता सम्मिलित होकर आरती एवं प्रसादी का लाभ लिया।
इंदौर में बंगाल से आए एक फर्जी मौलाना के कृत्य से क्षेत्र के लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। ये व्यक्ति फर्जी मदरसों की रसीद बनाकर अवैध रूप से चंदा वसूली कर रहा है। नाबालिग बालक बालिकाओं का निकाह करवाना, चंदा नहीं देने वालों से मारपीट करना, उत्पात मचाना व मोहल्ले में शांति भंग करना इसकी आदत बन गई है। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ये व्यक्ति सुरक्षा समिति का सदस्य बना हुआ है। क्षेत्र के जागरूक नागरिकों ने इसकी शिकायतें पुलिस थाना आजाद नगर में भी की है। नागरिकों ने आशंका जताई है कि इस पर समय रहते कार्यवाही नहीं की गई तो भविष्य में ये व्यक्ति किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है, जिससे परेशान होकर इंदौर पुलिस कमिश्नर की जनसुनवाई में पीड़ित द्वारा शिकायत की गई है। फरियादी सईद खान द्वारा इंदौर पुलिस कमिश्नर की जनसुनवाई में की गई शिकायत की। कहा गया है कि मीना पैलेस कॉलोनी आजाद नगर निवासी सिराजुद्दीन, जो अपने आप को मौलाना कहता है, की हरकतों से क्षेत्रवासी परेशान है। बंगाल से आया सिराजुद्दीन स्वयं को मौलाना बताता है। यह अपने आप को पुलिस सुरक्षा समिति का सदस्य बताकर क्षेत्र के लोगों से मदरसे के नाम पर चंदा वसूली करने में लिप्त है। राजनैतिक संरक्षण के चलते सिराजुद्दीन नाबालिग बच्चों का निकाह भी यह पढ़वाता है, जिसके खिलाफ कई प्रकरण दर्ज हैं। फर्जी निकाह करवाने पर यह जेल भी जा चुका है। यह एक आदतन शातिर बदमाश है। इसके खिलाफ बोलने वालों की यह पुलिस में झूठी शिकायतें करता रहता है। पीड़ित ने बताया कि मोहल्ले के लोगों के साथ यह अक्सर विवाद करता रहता है। पिछले दिनों पीड़ित के परिवार पर इसके द्वारा जानलेवा हमला किया गया। वहीं पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने जन सुनवाई में आए सभी आवेदनों की जांच करने के बाद कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हाँ सर, मैं आजाद नगर से आया हूँ। सामने देखो, मीना पैलेस कॉलोनी। और सर, एक सिराजुद्दीन मौलाना है, मेरे घर के सामने रहता है। पानी आगे से आता है सर, मेरे घर के सामने ढेर हो जाता है। चेंबर का पानी आगे से आता है, मेरे घर के सामने ढेर हो जाता है। कीचड़ साफ करने जाते तो माँ बहन की गाली गुफ्तार करना। सर 8 साल से मुझे परेशान कर रखा है सर। 8 साल से मुझे आए दिन कुछ भी बात के ऊपर सर गाली गुफ्तार अनशन बोलना। इस बार सर इन लोगों ने मेरे को खतराओं से मारा। मेरे बच्चे के 2 दांत तोड़े हैं, बड़ा जवान छोरा है मेरा, उसके 2 दांत तोड़े हैं। मेरे कान के पीछे हिट मारी, मेरी कमर के पीछे मारी, मेरी मिसेज को नाक के ऊपर मारा। कहाँ का रहने वाले हैं ये रहने वाले सर बंगाल के मौलाना सिराजुद्दीन मौलाना, और सुरक्षा समिति जुड़े हुए हैं। ये मेरे को पुलिस की धमकी देते आए थे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। आपराधिक रिकॉर्ड हाँ है ना सर, थाने भी जेल भी जा चुके हैं। ये नाबालिग बच्ची की शादी निकाह करवाया है, उसमें जेल भी जा चुके हैं ये सर। अब आप क्या चाहते हैं? हाँ, धन परिवर्तन का भी नाम ले रहे हैं, बोलिए। हाँ सर, वो धन पर परिवर्तन करवाते हैं, निकाह विकाह पढ़वाते हैं वो। अब आप क्या चाहते हैं इसके? हम ये चाहते हैं सर, हमारा सहयोग किया जाए कि हमारे घर के सामने हम कुछ भी साफ सफाई करें तो कल को ये गाली गुफ्तार ना करें हमारे साथ। तो सीसीटीवी भी अरे एक तो नहीं सर, सीसीटीवी कैमरा नहीं है मेरे पास। अभी आए थे तो क्या बोला? क्या आश्वासन मिला है आपको? सर मेरे को सर ने बोला समझते हैं, हम देखते हैं और बताते हैं आपको जैसा। आपका नाम? मेरा नाम है सईद खान। आप कौन? जो भी आवेदन पत्र लेके आवेदकगण यहाँ आए थे, उनकी बात गंभीरता से सुनी गई है और उनकी जो भी कार्रवाई अपेक्षित है वो करवाई जा रही है। जो हमारी टीम यहाँ पर रहती है, जो अधिकारीगण, वो अभी से ही उस कार्य में लग गए हैं और जो भी उस पर वैधानिक कार्रवाई बनती है उस पर एक निश्चित समय सीमा में एक बहुत ही जल्द करवा कर, और उनके नंबर इत्यादि हमारे पास डिटेल रहती है, उनको सूचित भी कर दिया जाएगा। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने पीएचक्यू से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस अधिकारियों की डीसी के माध्यम से बैठक लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस मुख्यालय के सहायक पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन ने पुलिस विभाग के AHRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग सिस्टम में शामिल होने की प्रक्रिया को समझाया गया और उसे सहज बनाने की प्रक्रिया को लेकर निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित NIC कक्ष में संपन्न हुई VC में AHRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग सिस्टम में कागजी कार्यवाही पूरी कर उपकरण के माध्यम से संबंधित कर्मचारियों द्वारा अपना काम अच्छी तरह से करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान ASP TS बघेल, SDOP त्रिलोक चंद्र पंवार, RI वंदना सिंह सहित कर्मचारीगण उपस्थित थे।
जुगेल थाना क्षेत्र में महज 20 वर्ष की उम्र वाली सौतेली मां ने 10 वर्ष के मासूम की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि रात में वह भी कमरे में सोने चला आता है। शादी के महज 10 माह बाद उसने न केवल मासूम की हत्या कर दी बल्कि उसके शरीर पर तब तक चाकू से वार करती रही जब तक उसके दिल को बच्चे की मौत की तसल्ली नहीं मिलती। वारदात के बाद घटनास्थल पर ही चाकू को भी छोड़कर फेंक दिया। सुबह होने पर जब लोगों को घटना की जानकारी हुई तब उसने इस तरह से प्रतिक्रिया जताई जैसे उसे बच्चे की मौत का बहुत बड़ा दुख हो। लेकिन मौके पर मिले चाकू ने ही छानबीन के दौरान काफी कुछ कहानी पुलिस के सामने बयां कर दी। बताया जा रहा है कि पहली पत्नी की मौत के बाद हीरामणि खरवार ने पिछले वर्ष जुलाई माह में दूसरी शादी की थी। शादी के बाद सौतेली मां सोनमती विदा होकर ससुराल आ गई थी। जब पति पत्नी एक साथ सोते थे तो मासूम भी अक्सर कमरे में पहुंच जाता था और वह लेट जाता था। इसको लेकर वह अक्सर नाराजगी भी जताया करती थी, लेकिन मासूम उम्र होने के कारण बच्चा इस नाराजगी को समझ नहीं पाया। वहीं हीरामणि ने समझा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सोनमती चाहती थी कि उसका सौतेला बेटा उसके कमरे में न आए, लेकिन हीरामणि ने इसको लेकर बात नहीं बन पा रही थी। इससे काफी खफा होकर उसने मासूम को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। हत्या वाली रात यानी गत शुक्रवार की रात हीरामणि गांव में ही आयोजित शादी समारोह में गया था। अच्छा मौका पाकर रात में ही आरोपी बच्चे को बहाने से साथ लेकर सुनसान जगह पर चले गए। वहां उसने घर में इस्तेमाल किए जा रही सब्जी वाले चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद चाकू को घटनास्थल पर तोड़कर फेंक दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया था और इस चाकू के जरिए पुलिस ने महज 2 दिन में घटना का खुलासा करते हुए आरोपी सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्राधिकारी ओबरा हर्ष पांडे ने बताया कि सौतेली मां सोनमती के निजी फलों में बाधा बनने पर बच्चे को रास्ते से हटाने के प्लान के तहत आरोपी महिला सोनमती ने शादी के बहाने रात में अन्यत्र कहीं सुनसान स्थान पर ले जाकर 10 वर्षीय मासूम की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी महिला गिरफ्तार की जा चुकी है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। 9/10 मई 2025 की देर रात्रि में थाना जुगेल अंतर्गत गांव जुगेल खास में एक बच्चा कप्तान पुत्र हीरामणि उम्र 10 वर्ष की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में विभिन्न टीमें काम कर रही थी। आज दिनांक 13 मई 2025 को इस घटना का सफल अनावरण कर दिया गया तथा मृतक बच्चे की सौतेली मां सोनमती को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में प्रयुक्त आला कत्ल को भी बरामद कर लिया गया है। घटना के पीछे कारण यह है कि कप्तान उसके दाम्पत्य जीवन में बाधक उत्पन्न कर रहा था। इसीलिए 9/10 मई की देर रात्रि में गांव में शादी के महोत्सव के दौरान उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी सौतेली मां ने चाकुओं से गोदकर उसे निर्मम हत्या कर दी गई थी। अभियुक्ता को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया तथा घटना का सफल अनावरण कर दिया गया। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के शाजापुर से। सोने चांदी के जेवरात बरामद, 4 आरोपियों को किए गिरफ्तार। बेरछा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शाजापुर जिले के बेरछा पुलिस ने पारदी गैंग के विरुद्ध कार्रवाई कर चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात व चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत ने बताया कि बेरछा थाने पर फरियादियों ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बेरछा पुलिस ने विशेष टीम बनाई और टीम द्वारा मुखबिर से सूचना एवं सीसीटीवी कैमरों के आधार पर चोरी करने वाली पारदी गैंग का पता लगाकर पारदी मोहल्ला उज्जैन की गैंग को पाटपाला उज्जैन से लेकर थाना आए तथा पूछताछ की गई। आरोपियों द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया। वहीं आरोपी गणों को गिरफ्तारी कर 5,50,000 रुपए का माल बरामद कर चोरी करने के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरण जब्त किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपीगण वारदात करने के लिए रात्रि को 1 बजे ट्रेन से आते थे तथा आउटर पर उतरकर खेतों के रास्ते कस्बे में दाखिल होकर सुने मकान अथवा दुकान की तलाश कर उनमें सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। अपने मोबाइल साथ नहीं लाते थे तथा अपने कपड़े
खेतों में छिपाकर सिर्फ चड्डी व टी शर्ट अथवा बनियान में ही वारदात कर ट्रेन से ही वापस चले जाते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एएसपी टीएस बघेल, एसडीओपी त्रिलोकचंद पवार व बेरछा थाना प्रभारी संजय वर्मा मौजूद रहे। क्षेत्रीय विधायक ने राजपुरा के मंडी प्रांगण में जनपद पंचायत राजपुरा के ग्रामों में टैंकर वितरण किए हैं। ग्राम में पेयजल की समस्या का होगा निदान। वहीं राजपुरा में शव वाहिनी को लेकर पत्रकार राहुल गुप्ता ने सवाल किए तो उन्होंने बताया कि आपके माध्यम से व कांग्रेस जिलाध्यक्ष नानेश चौधरी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सचिन जोशी के माध्यम से भी मुझे शव वाहिनी के लिए कहा गया है। मैं जल्द से जल्द राजपुरा को शव वाहिनी मिल सके इसके लिए बैठक कर जल्द से जल्द निर्णय लेंगे। वहीं राजपुरा नगर के विकास के लिए हमेशा क्षेत्रीय विधायक बाला बच्चन खड़े रहते हैं। वहीं राजपुरा को शव वाहिनी जल्द से जल्द मिले इसका आश्वासन दिया गया है। शव वाहिनी की बहुत आवश्यकता है, बिल्कुल। कई बार मांग किया गया है। राजपुर वालों के साथ में हम बैठक कर लेते हैं। हमारे जो राजपुर के दो जो हमारे जो पदाधिकारी जो बड़े, जैसा जिला अध्यक्ष नानेश भाई चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी के पूरे बड़वानी जिले के हमारे मुखिया है, उन्होंने भी मुझे बोला है। और वो दोनों पति पत्नी वार्ड नंबर 9 और 10 से पार्षद है, उन्होंने बात रखी है। और दूसरी तरफ हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन जोशी जी को देख रहे हैं, उनकी श्रीमती जी भी अध्यक्ष है नगर पंचायत की। और कांग्रेस पार्टी के जो राजपुर के हमारे जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है और आम जनता की तरफ से भी ये बात आ रही है। बहुत जल्द हम उसका भी निदान और उस समस्या का समाधान भी हम करेंगे। बहुत जल्द हम उसकी निराकरण करेंगे उस समस्या का। मुरैना जिले की कैलारस के विद्युत विभाग द्वारा नियमों के विरुद्ध दिए जा रहे नए कनेक्शन, जैसा कि हमारे द्वारा एक सप्ताह पहले भी खबर प्रकाशित की गई थी और कैलारस विद्युत विभाग द्वारा नियमों को ताक पर रखकर या अपने लोगों या जो मोटी रिश्वत देता है उनको नए कनेक्शन कैलारस तहसील में दिए जा रहे हैं। जब हमारे द्वारा खबर प्रकाशित की गई तो विद्युत विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर भागीरथ गोयल द्वारा एक नोटिस जारी कर लाइनमैन को टारगेट कर दिया गया और उसको गलत सर्वे करने के एवज में कार्यवाही का शिकार बना दिया गया है। आपको बता दें कि कैलारस विद्युत विभाग के उच्च अधिकारी भागीरथ गोयल द्वारा नियमों के विरुद्ध के 1 kg वाट का कनेक्शन दिया गया था, वह भी तब जब भवन निर्माण चल रहा था। सबसे बड़ी बात, 500 वर्ग फुट से 2 गुना एरिया होने के बाद भी 1 kg वाट का कनेक्शन देना भागीरथ गोयल की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। वहीं दूसरी तरफ कैलारस विद्युत विभाग की वसूली की बात की जाए तो करोड़ों रुपए बिजली विभाग का पेंडिंग चल रहा है, जिसको लेकर कैलारस में कई बार वसूली अभियान चलाया जाता है। गुप्त सूत्रों की माने तो उस चेकिंग अभियान में कभी भी असिस्टेंट इंजीनियर नहीं जाते। उनके द्वारा क्या कहा जाता है, कैलारस में सभी मेन मार्केट में मेरे रिश्तेदार हैं, मैं वसूली में नहीं जाऊंगा। इससे साफ साफ ये पता चल रहा है कि शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस एरिया में गरीब जनता रहती है उस एरिया के असिस्टेंट इंजीनियर भागीरथ गोयल वसूली अभियान में सबसे पहले शामिल हो जाते हैं। अब देखना यह है कि असिस्टेंट इंजीनियर भागीरथ गोयल के द्वारा की जा रही तानाशाही कब तक चलेगी और गरीब जनता से वैध कॉलोनी के नाम पर चल रही रिश्वतखोरी कब रुकेगी। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर महाप्रबंधक वीरेंद्र सिंह दांगी को तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करनी चाहिए। आखिर महाप्रबंधक वीरेंद्र दांगी की तरफ से अभी तक कोई कार्यवाही देखने को क्यों नहीं मिली? क्या रिश्वतखोरी का पैसा जिला और संभाग तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे उच्च अधिकारियों के मुंह बंद हैं? सर, कैलारस क्षेत्र के अंदर कितने कम से कम कितने किलोवाट का कनेक्शन देने का प्रावधान है? मिनिमम 1 किलोवाट का दे सकते हैं कनेक्शन। मिनिमम 1 किलोवाट का दे सकते हैं। तो परमानेंट वाला? हाँ परमानेंट। सर, और जैसे भवन निर्माण हो रहा है तो उस समय कनेक्शन दे सकते हैं? नहीं, भवन निर्माण के समय टेम्परेरी कनेक्शन देते हैं, अस्थायी कनेक्शन, और निर्माण कंप्लीट होने के बाद परमानेंट कनेक्शन। सर, अभी कैलारस क्षेत्र के अंदर अभी एक भवन निर्माण के टाइम पे कनेक्शन दिया गया है आपके हिसाब द्वारा, तो उस पर क्या कहना? क्या स्थायी कनेक्शन दिया है? नहीं सर, अस्थायी कनेक्शन दिया है। टेम्परेरी दिया है? अस्थायी दिया है। स्थायी दिया है। स्थायी नहीं दे सकते, यदि ऐसा कोई केस है उसकी जांच कर रहा है। अयोध्या जनपद के मसौदा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम कंदेला के प्राइमरी स्कूल का गेट हमेशा खुला रहता है। स्कूल के नल की टूटी बार बार टूटती रहती है। स्कूल में पानी चुआते हैं। इंजीनियरिंग आलोक तिवारी का कहना है कि हम पानी की टूटी बार बार लगवाते रहते हैं, लेकिन टूटने से बाज नहीं आ रहा है।
उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वहीं सहायक अध्यापक पूनम वर्मा से फोन से बात करने पर बताया कि जब 2 बजे स्कूल की छुट्टी हुई तो टूटी सही थी, हमने बंद किया था, पता नहीं कौन खोल देता है। गांव वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पता नहीं कैसा गांव है कि खिड़की भी तोड़ देते अंदर हल चले जाते हैं। वहीं जब उनसे पूछा क्या कि स्कूल का गेट कैसे खुला रहता है तो गांव के प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब उनको कोई पंचायत भवन में काम रहता है तो काम करके चले जाते हैं। उन्होंने कहा एक चाबी मेरे पास रहती है एक प्रधान के पास, लेकिन तभी नहीं ताला लगाते। साल में 3 बार ताला बदलता है। उन्होंने कहा पता नहीं क्यों ताला नहीं लगाते हैं प्रधान। वहीं कंदैला गांव के प्रधान सुनील यादव से बात किया तो उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान गेट बंद करने जाएंगे, पंचायत सहायक का काम होता है। फिर कहा कि हम पंचायत सहायक से बात करते हैं तो आपको बताते हैं प्रधान की तरफ से कोई अनुशासन नहीं आया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से क्यों कतरा रहे हैं? क्या संबंधित अधिकारियों की नज़र इन पर पड़ेगी या फिर ऐसा ही चलता रहेगा? आखिर विद्यालय में फैली अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? धार के नौगांव थाना क्षेत्र के जेतपुरा फाटे के पास एक आयसर ट्रक से 263 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई। सूचना के अनुसार एक आयसर वाहन जो प्लास्टिक के दाने और बोरियों से भरा हुआ था, उसमें शराब की तस्करी की जा रही थी। नौगांव पुलिस ने तुरंत इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर जेतपुरा फाटे के पास नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका। जब वाहन की तलाशी ली गई तो प्लास्टिक की बोरियों के बीच बड़ी चालाकी से छिपा कर रखी गई शराब की पेटियां बरामद की गई। वाहन से 63 पेटी लंदन प्राइड विस्की और 200 पेटी माउंट बियर, कुल मिलाकर 263 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। पुलिस ने मौके से आरोपी गणेश पिता नेत्राम निवासी इंदौर को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह शराब कहां से लाई जा रही थी और किनके पास पहुंचाई जानी थी। इस कार्रवाई को नौगांव पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिसने शराब तस्करों के नेटवर्क को एक और बड़ा झटका दिया है। ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल आज है। इस मौके पर अयोध्या धाम के हनुमानगढ़ी मंदिर सहित हनुमंत मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह 4 बजे से हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन का दौर शुरू हुआ। सामान्य से ज्यादा भीड़ अयोध्या में इस समय है। भक्तों की संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। अनेक स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं पहला बड़ा मंगल की सुरक्षा को लेकर एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ सामान्य से अधिक रहेगी। सुरक्षा की दृष्टि और सुगम दर्शन को देखते हुए हनुमानगढ़ी, शहादतगंज हनुमानगढ़ी नाका हनुमानगढ़ी और रिकाबगंज हनुमानगढ़ी में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि भीड़ और उसकी सुरक्षा को देखते हुए
5 जोन में पूरे क्षेत्र को बांटकर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसमें सरयू स्नान घाट, नागेश्वर नाथ, कनक भवन, हनुमानगढ़ी और यातायात जोन में पूरे क्षेत्र को बांटा गया है। सभी स्थानों पर तैनात पुलिस बल को सतर्क रहकर ड्यूटी करने और लोगों के साथ सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने को कहा गया है। अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। आज ज्येष्ठ का प्रथम मंगलवार है और अभी सुबह 3 बजे से हजारों हजार भक्त दर्शन और पूजन कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति हनुमान जी महाराज का दर्शन और पूजन करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। जय जय श्री राम। बुधनी विधानसभा के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में कई ऐतिहासिक धार्मिक रहस्य छुपे हुए हैं। ऐसे कई स्थान हैं जहां बड़े बड़े संतों की तपोस्थली है। उन्हीं में से एक पहाड़ी पर स्थित आला उदल के गुरु अमरा गुरु, जिन्होंने अमराझीरी जगह पर तपस्या की एवं समाधि स्थल भी बुद्ध पूर्णिमा पर समाधि स्थल के गुरु त्यागी जी एवं निराहार संत दादा गुरु के सानिध्य में गुरु अमरा महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें रात्रि जागरण हुआ, जिसकी प्रस्तुति प्रसिद्ध देवी भजन गायिका शहनाज अख्तर द्वारा दी गई। साथ ही कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे, जिन्होंने गुरु अमरा की समाधि पर पूजन कर त्यागी जी दादा गुरु का आशीर्वाद लिया। साथ ही भजन संध्या में अपने आप को रोक नहीं सके और भजन गायिका शहनाज अख्तर के साथ भजन गाए। इस कार्यक्रम में कई नेता, समाज सेवी, गुरु भक्त मौजूद रहे। करते हैं मेरे गुरुवर, करते हैं मेरे गुरुवर, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओमकारेश्वर में बांध के बैक वाटर से खरगोन जिले के बेड़िया के समीप स्थित सेल्दा पावर प्लांट तक 42 किलोमीटर दूर भूमिगत दोबारा पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसमें एनटीपीसी के करोड़ों रुपए लापरवाही के बेड़ चढ़े। पूर्व की पाइपलाइन में भारी अनियमितताओं के चलते पाइपलाइन बार बार लीकेज हो रही है, जो वर्तमान में लोहे की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इसमें गुंजारी वन क्षेत्र में हजारों हरे भरे वृक्षों को काटा जा रहा है। यहाँ के डूब प्रभावित ग्रामीण दिलीप वर्मा ने वन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय वन सुरक्षा समिति दीपक वर्मा ने कहा, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। इतनी बड़ी परियोजना का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, इसमें वन विभाग की भारी लापरवाही उजागर हो रही है। मीडिया ने यहाँ का अवलोकन किया तो मौके पर कोई भी सुपरवाइजर अधिकारी मौजूद नहीं थे। इंटेक कवेल का कार्य निर्माण कार्य भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। करोड़ की परियोजनाएं जिसकी जांच की मांग उच्च स्तरीय किए जाने की मांग एवं वन समिति अध्यक्ष को ग्रामीणों ने की। प्रदीप ठाकुर ने कहा, डूब प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने अपना बलिदान दिया, वह काम नहीं आया। स्थानीय लोगों की अपेक्षा की जा रही है तथा क्षेत्र में भ्रष्टाचार जमकर हो रहा है। एवं विजय जैन ने कहा, करोड़ों रुपए का क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं दे रहे, सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। ने सूचना आज दी, आपका मीडिया का दल आज मेरे पास में उपस्थित हुआ है। मैं रोड पे आया हूँ।
सैद्धांतिक स्वीकृति और औपचारिक स्वीकृति भोपाल से मिल चुकी है। कारणवश वो दोनों कर्मचारी जो काम करवा रहे हैं आज उपस्थित नहीं है। कल आपको पूरी फाइल आपको मिल जाएगी और लीगल काम है और मेरे द्वारा आज काम को रोक दिया गया है। जब तक वो फाइल और स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे मीडिया को और मुझे, तब तक काम को पूर्ण रूप से रोक दिया जाएगा। अच्छा, बाहर के भी अदर कास्ट के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, एलएनटी की जवाबदारी है, किनको काम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी जवाबदारी है। वो जवाबदार वो लोग हैं। फॉरेस्ट का काम हमने जितना मार्क करके दिया था, जितना एरिया दिया हुआ है उसी एरिया में काम करेंगे। हमारी नज़र उस पर पैनी नज़र बनी हुई है। नहीं, पर वन विभाग क्षेत्र में इतना बड़ा काम हो रहा है, इतना बड़ा युद्ध की तैयारियां वहाँ चल रही है, तो क्या आप भी सुरक्षा की दृष्टि से एलएनटी को बताएंगे इस संबंध में? एलएनटी को तो मैं पहले बता चुका हूँ कि दस्तावेज पूर्ण मेरे पास में उपस्थित होना चाहिए। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी या मीडिया मेरे पास में आ जाए तो मुझे दस्तावेज दिखाने में सहूलियत हो, पर किसी कारणवश वो नहीं दिखा पाया, नहीं ला पाया। आज दोनों कर्मचारी बाहर है। कल आपको दस्तावेज की कितने वृक्षों की वैसे लगभग अनुमति होगी? तो मार्क मैंने किया है, यह मुझे पूर्ण रूप से भी ध्यान नहीं है, ध्यान में नहीं आ रहा। मार्क की मेरे द्वारा का 27 घन मीटर के आसपास माल उसमें उत्पादन होगा और 12 मीटर प्लस 15 मीटर, मतलब कुछ एरिया में 2-2.5 किलोमीटर के अंदर 12 मीटर में वो जो उनको पाइपलाइन खोदना है वो 12 मीटर में होगी। और जैसे घाटी से वो टावर से नीचे उतरेंगे वो 15 मीटर के एरिया में है। 204 और 203 में काम होगा धावड़ा तक। अच्छा, वन समिति का भी ऐसा आरोप है कि आप विभाग द्वारा कोई इनको सूचनाएं वगैरह नहीं दी जाती है? विभाग द्वारा सूचना दी जाती है, विभागीय काम है। एनटीपीसी और मध्य प्रदेश शासन ये विभागीय कार्य है। विभागीय कार्य समिति के माध्यम से कोई काम होता है तो समितियों को पूर्ण रूप से सूचना दी जाती है, इसकी विधिवत बैठक ली जाती है। सरकार की महत्वपूर्ण तेंदुपत्ता जो योजना है, कई वृक्ष यहाँ काट दिए गए हैं, तो क्या सरकार वही 12 मीटर क्षेत्र में वृक्ष काटे गए हैं जिनमें उनको काम करना है, उसकी औपचारिक स्वीकृति मिल चुकी है और आपको कल सुबह तक आपको वो फाइल उपलब्ध हो। आपका परिचय? मैं आनंदराम खांडे, परिचय सहायक कोठी। दूसरी बात यह है कि आज से यहाँ से 45 किलोमीटर दूर सेल्दा प्लांट तक नर्मदा पाइपलाइन ले दी जा रही है। इसका जो इन्होंने कूप खनन किया गया है वो भी पर्याप्त क्वालिटी वाला नहीं होने के कारण लगातार उसमें सैकड़ों टन मिट्टी डाल देने के बावजूद भी वो पूरी कुशलता से काम नहीं कर पा रहा है। जब भी पानी बाढ़ का आता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है या उसकी कार्य क्षमता खत्म हो जाती है। फिर से उसका उन्होंने कार्य करते हैं और हज़ारों रुपए लाखों रुपए उसमें लगाए जाते हैं। इस तरीके से लगातार इस सेल्दा प्लांट के जहां पर बिजली का उत्पादन किया जाता है, जहां से लाखों करोड़ रुपए की बिजली का प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है, क्योंकि शासन की ये सेल्दा प्लांट की जो एनटीपीसी की योजना है इसमें लाखों रुपए का फ़ायदा होने के कारण लाखों रुपए भ्रष्टाचार की बली बेटी पर भी चढ़ाया जा रहा है। इस पर शासन ने ध्यान देना चाहिए और इसको एनजीओ के माध्यम से कराना चाहिए और स्थानीय लोगों को इसमें प्राथमिकता देते हुए काम भी देना चाहिए। ये विचार शासन को करना चाहिए क्योंकि इसमें यहाँ के लोगों ने अपना कई बलिदान दिया है सेल्दा प्लांट के बनने में और यहाँ से वहाँ तक पाइपलाइन ले जाने में भी कई कृषि भूमि कृषकों की उसमें अपना नुकसान उठाया है। इस सबको देखते हुए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता काम में भी देना चाहिए। कई डूब प्रभावित यहाँ पर गुंजारी में खड़े हुए हैं और गुंजारी में यहाँ डूब प्रभावित लोग भी हैं और यहीं से सेल्दा पावर प्लांट का पानी जाता है। यहाँ से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर सेल्दा पावर प्लांट है। तो यहाँ पर जो पुरानी पाइपलाइन है वो प्लास्टिक की बिछाई गई थी और उसमें भारी अनियमितताएं देखने को मिली थी, ऐसा यहाँ पर जो डूब प्रभावित क्षेत्र उन लोगों का कहना है। उसमें जो मानक उसके तय किए गए थे तो उस पर 0 गिट्टी बिछा के उस पर प्रॉपर मुरम डालनी थी और उसको सीधा ही खोद के बिछा दिया गया है, जिसके कारण प्लास्टिक की पाइपलाइन बार बार टूट रही है और सरकार को अब फिर से 5 से 7 साल में नई लोहे की पाइपलाइन डालना पड़ रहा है। लगभग 400 करोड़ का ऐसा इन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट है और इस नए प्रोजेक्ट के कारण यहाँ पर आप देख रहे हैं तेंदुपत्ते और तरह तरह के पेड़ पूरा काटा जा रहा है। तो शासन अपनी जो योजनाएं हैं ऐसी धरातल पे पुख्ता बनाए जिससे बार बार पैसे का भी है, कहीं ना कहीं बहुत भारी भ्रष्टाचार है और फिर से ये पाइपलाइन नहीं डाल रहे हैं, पुरानी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। ये कौन सा विभाग कार्य कर रहे हैं? ये एलएनटी जो कोई संस्था है भारत सरकार की उसने ये पूरा काम लिया है और एनटीपीसी का यह पूरा प्रोजेक्ट था। कितने करोड़ का लगभग? यह लगभग ऐसा बताया गया कि लगभग 400 करोड़ की है पूरी डबल से लोहे की पाइपलाइन डाली जा रही है। इस संबंध में वर्तमान शिकायत भी की गई है। यहाँ पर ग्रामीणों ने हमें बताया है कि पहले भी इन्होंने कई बार मौखिक रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को एनटीपीसी को बताया था, परंतु यहाँ के किसी भी प्रकार की इनकी कोई सुनवाई नहीं। वन समिति के अध्यक्ष ने भी आरोप लगाया है कि उनको भी पता नहीं है। अध्यक्ष दीपक
वर्मा ने भी हमें बताया कि पूर्व में भी कई बार हमने इसकी शिकायतें करी। जब यह नई पाइपलाइन प्लास्टिक की डल रही थी उस समय भी इन्होंने बताया था कि इसको प्रॉपर जो पैमाने तय किए गए थे उस हिसाब से डालें, परंतु कहीं ना कहीं पैमाना जो इसका है उसके नहीं बनने के कारण आज भ्रष्टाचार हमें देखने को मिल रहा है और पूरी पाइपलाइन लगभग खराब हो चुकी है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि सरकार के जितने भी काम हों उच्च क्वालिटी के हों, जिससे बार बार इस तरह की परिस्थितियां निर्मित ना हो। यह कहीं ना कहीं राष्ट्र की जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संपत्ति है, उसका भी कहीं ना कहीं दोहन है और इसकी शिकायत करके जांच की जाने की मांग। बिल्कुल, इसकी शिकायत करके इसकी जांच होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप ठाकुर। देखिए, यहाँ पे जो एनटीपीसी द्वारा जो पाइपलाइन का काम जो किया जा रहा है, ये पाइपलाइन का काम पूर्व में भी किया गया था और यहाँ पे एक पाइपलाइन जो डाली गई थी वो एक घटिया तरीके से डाली गई थी। इसमें घटिया निर्माण हुआ था और जब पाइपलाइन जब बनती है तो उसमें पहले खुदाई के दौरान उसमें डस्ट डाली जाती है और उसकी पूरी एक प्रक्रिया रहती है पूरी। तो कुछ नहीं किया इन्होंने, कल खुदाई कर दी और उसमें नुकीले पत्थर डाल दिए और उसमें पीवीसी पाइपलाइन डाल दी गई। और भी जेसीबी जो चल रही है, क्या है मामला ये? अभी ये कोई जेसीबी दोबारा चल रही है तो कोई दोबारा पाइपलाइन डल रही है। मतलब यह पूरा जो पाइपलाइन का काम है ये पूरा फिर से किया जा रहा है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भारी भ्रष्टाचार है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने करोड़ की योजना है ये? तो लगभग कम से कम 400 करोड़ की समथिंग बता रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि शासन के बैनर तले किस प्रकार सांस की योजनाओं में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हमें देखने को मिल रहा है। मात्र 5 वर्ष पहले ये पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिसका जो हाल अभी जो खंडवा की नर्मदा पाइपलाइन है उसी की तरह बार बार फूट रही है। इसलिए सरकार ने अब लोहे की पाइपलाइन डालने का काम यहाँ पर पुनः शुरू किया है और सरकार के 400 करोड़ यहाँ पर पानी में मिल गए हैं। वैसे तो मैं वन सुरक्षा समिति अध्यक्ष हूँ और मैंने ये पाइपलाइन डालने से पहले यहाँ के जो स्थानीय बीट गार्ड है फॉरेस्ट विभाग के और रेंज ऑफिस, इनको भी बताया कि देखो आप ये पाइपलाइन जो कर रहे हैं इसको करने से पहले हमारे गांव के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए कंपनी के माध्यम से। तो हमने बैठक लेकर के इनको मीटिंग में ली थी, रेंजर साहब को बुलाया भी था, क्षेत्रीय बीट गार्ड को भी बताया था कि अब पहले हमारे गांव के लोगों का ध्यान दिया जाए, उसके बाद ये काम किया जाए। पर किसी प्रकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज यहाँ पे जंगल की कटाई हो रही, जंगल की खुदाई हो रही, पर हमारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। वन विभाग के ये अधिकारी या कलेक्टर को शिकायत की इसके द्वारा? मैंने वन विभाग के अधिकारी कर चुका हूँ और दूसरी बात, मैं समिति का अध्यक्ष हूं, मुझे किसी प्रकार की सूचना दी गई है कि आपके क्षेत्र में काम किया जा रहा है। कितने वृक्ष रोज कट रहे हैं यहाँ पे कम से सैकड़ों हजारों संख्या में रोज कट रहे हैं वृक्ष। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि इसकी पूरी तरीका से जांच हो और इसकी सच्चाई देखा जाए, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है कि कोई लीगल काम हो रहा है, इसकी पूरी जांच होना चाहिए। आपका परिचय? दीपक वर्मा, वन सुरक्षा समिति अध्यक्ष। ओंकारेश्वर बांध के बैकवाटर से सेल्दा पावर प्लांट तक 42 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। इसका कार्य एनटीपीसी और एलएनटी देख रहा है। तो इसमें पहले जो पाइपलाइन डाली है ये बार बार लीकेज हो रही है। इसका मुख्य कारण है इसमें भारी अनियमितताएं की गई है। जहाँ पर रेती और डस्ट डालना था वहाँ पर डायरेक्टली नुकीले पत्थर डाले गए और नुकीले पत्थरों के कारण वो पाइपलाइन बार बार लीकेज हो रही है। और यहाँ पर एक एमएच लोहे की पाइपलाइन डबल से डल रही है, वो भी सेल्दा पावर प्लांट में ही जा रही है, जिसका कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और पेड़ों की कटाई हो रही है और पाइपलाइन खुदाई कार्य भी चालू हो गया है। जो पहले प्लास्टिक की पाइपलाइन डाली गई थी उसमें किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है ये बताएं? उसमें तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि उसमें जहाँ रेती, डस्टबिन व सारी चीज़ें डालना चाहिए था लेकिन वो नहीं डाली गई है और उसमें डायरेक्टली पत्थर डाले गए बड़े बड़े, उससे यह पाइपलाइन फूट रही है। ये कहाँ का मामला है? ये ग्राम गुंजारी के पास पाइपलाइन कार्य चल रहा है यहाँ। आपका पूरा परिचय? जी, मैं दिलीप वर्मा, स्थानीय निवासी, ग्राम गुंजारी। आपने इस संबंध में 181 पे या किसी शासकीय घटना उसमें विभाग में शिकायत करी है? एनटीपीसी एंड एलएनटी को कई बार हमने मौखिक रूप से ही बोला है, तो उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बोले कि ये तो कार्य चल रहा है, शासन का है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमारे द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है, इस प्रकार का उनका कहना पड़ रहा है। तो शासन के कोई लोग आए यहाँ पे? नहीं आए। तो देखिए